अतिथि विशेष शिक्षण मंत्री श्री R.D. त्रिपाठी जी। अतुल तिवारी सिर्फ एक अदाकार ही नहीं मगर भारत में एक नामवर लिखारी, डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर हैं। उन्होंने हिंदी और तमिल दोनों फिल्म इंडस्ट्रीज में अपना हिस्सा डाला। उन्होंने बॉलीवुड की 2 मशहूर फिल्में पीके और 3 इडियट्स में अदाकारी की। वो इंडिया में 6 म्यूजियम्स कायम कर चुके हैं ताकि आर्ट, कल्चर और तारीख को महफूज किया जा सके। 10 से ज्यादा फिल्मों का स्क्रीन प्ले लिख चुके हैं, जिनमें फासले, मिशन कश्मीर और रज्जो शामिल हैं। इनके अहम कामों में द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 10 हिस्सों पर मुश्तमिल मिनी सीरीज है। इस सीरीज को अतुल तिवारी और शमा जैदी ने लिखा। इस सीरीज को नामवर फिल्म मेकर शायम बेनेगल ने डायरेक्ट किया। 2014 में उन्होंने हॉलीवुड फिल्म द बेस्ट एक्सोटिक मैरीगोल्ड होटल 2 में भी अदाकारी की और वो बड़े बड़े अदाकार जैसे अमिताभ बच्चन और आमिर खान के साथ भी स्क्रीन शेयर कर चुके हैं। अतुल तिवारी साहब, अ वेरी वार्म वेलकम टू लाहौर। यह आपका 5वां विजिट है लाहौर, आप आए हैं। तो हर बार जब आप आते हैं तो इसी किस्म की जोशो खरोश से आपको जो है वेलकम किया जाता है। तो क्या वाबस्तगी है जो बार बार लाहौर आपको ले आती है? ये खुलूस है लाहौरियों का, ये मोहब्बत है उनकी, प्यार है उनका, जो बार बार मुझे खींच लाता है यहाँ पे। और वो भी ख़ास करके जब मैं पहली बार लाहौर आया था 2011 में, तो वो 100 साला जश्न था फैज़ साहब का। उसमें मुझे फैज़ घर ने और फैज़ फाउंडेशन ने इनवाइट किया था उस मेले में। और फिर 12 में मैं आया यहाँ शाम बेनेगल साहब के साथ अपनी कुछ फिल्में लेकर के। फिर 13 में आया मैं, फिर 15 में आया मैं, और उसके बाद में सिलसिला बंद हो गया। क्यों बंद हुआ, उसके जो भी रीजंस थे सबको पता है दुनिया को, मुझे उसको रीइटरेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा और ज़्यादा रिश्ते जो थे बिगड़ गए, और ये रिश्ते लोगों के बीच में नहीं बिगड़े हैं, ये रिश्ते आम शहरी के बीच में नहीं बिगड़े हैं, ये रिश्ते सोचने वाले, समझने वालों, कलाकारों के बीच में नहीं बिगड़े हैं। पूरी इज्जत है। जितना बड़ा फ़ैन बेस लता मंगेशकर का, जितना बड़ा फ़ैन बेस दिलीप कुमार का, जितना बड़ा फ़ैन बेस तमाम हिंदुस्तानी आर्टिस्ट का इस देश में है, उतना बड़ा शायद हमारे यहाँ भी नहीं होगा। क्योंकि हमारे यहाँ डाउन साउथ बहुत से लोगों ने उनकी फिल्में नहीं देखी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मुझसे, बड़ा ही ताज्जुब हुआ मुझे जब मुझसे कमल हासन जैसे आदमी ने कहा कि अतुल साहब, मैं तो जब फिल्मों में काम करने लगा, जवान हो गया, तब मैंने जाके दिलीप कुमार की फिल्में देखी। जबकि दिलीप कुमार साहब मेरे पैदा होने से पहले फिल्मों में काम कर रहे थे और इतने बड़े सुपरस्टार थे। तो हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, इतनी ज़बानें हैं, इतने इलाके हैं कि पूरे हिंदुस्तान में पैन इंडिया उनकी अपील नहीं थी, दिलीप साहब की भी या राज कपूर साहब की, जबकि पैन पाकिस्तान की अपील उनकी थी। तो इस तरह से कलाकारों के बीच में कभी ये सरहदें नहीं खींची। ये सरहदें जिसने भी खींची, जिसने भी खिंचवाई, वो लोग अलग थे, लोग अलग हैं। और इसलिए वही मोहब्बत और वो पंजाबी खुलूस, वो पंजाबी ख़ास करके लाहौर की खूबसूरती, वो लाहौर का प्यार जो मिलता आया है, उसकी वजह से मैं बार बार चला आता हूँ, हर बार चला आता हूँ। मगर आर्टिस्ट जो होती है उसकी अवाम के नब्ज़ के ऊपर उसका हाथ होता है। बिल्कुल। मगर अब जो बदलाव आया है बॉलीवुड के अंदर, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, आपने तो मिशन कश्मीर भी लिखी जी, बिल्कुल। मगर अब जो फिल्में, जिस तरह के पठान एक फ़िल्म आई और उसके गाने तो बहुत ही मशहूर हुए, बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है, मेरा ख्याल है 300 करोड़ क्रॉस कर रही है इन अ डे। तो जो अब एक माहौल बना है वहाँ पे, क्या वो ऐसा बना है कि जी पाकिस्तान से बहुत दुश्मनी का बन गया है, तो ऐसी फिल्में ही कामयाब होंगी? क्योंकि पहले जो फिल्में कामयाब हो रही थीं वो प्यार और मोहब्बत के बारे में थी। बिल्कुल सही कहना है मुनीज़ आपका कि कुछ माहौल में बदलाव हुए हैं। एक अजीब सी बात है कि हर इंसान को अपने लिए, जितनी इंसान के लिए दोस्ती ज़रूरी होती है ना, उतनी इंसान के लिए अक्सर दुश्मनी भी बड़ी ज़रूरी होती है। क्योंकि दुश्मन किसी को बना के हम अपने आप को थोड़ा सा सुपीरियर फील करते हैं। जब तक किसी को गाली देने का मौका ना मिले ना, तब तक हमको अच्छा नहीं लगता है। और पठान फिल्म की किस्मत देखिए कि आप उसको एग्जाम्पल के तौर पे कह रही हैं कि कैसे उसमें 2 मुल्कों के बीच दुश्मनी को फिर से ताज़ा करके दिखाया गया है कि भाई कुछ लोग हैं इधर और जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं और वो हिंदुस्तान पे हमला करना चाहते हैं वगैरह वगैरह। इसमें पार्शल कुछ चीज़ें सच भी होगी कि हम दोनों लोग अपने दूसरे के यहाँ कुछ कुछ करने की कोशिश भी करते रहते हैं, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे को दुश्मन मान रखा है। हमारे सियासतदान ने एक दूसरे को दुश्मन मान रखा है और आर्मीज़ ने उनको दुश्मन मान रखा है। कभी अपने
खुद के सोचने से, कभी सियासतदानों के कहने से, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये जो माहौल है, लेकिन मैं कह रहा था पठान की बदकिस्मती ये है कि उसको वो लोग भी गाली दे रहे हैं उस फिल्म को, जैसे पाकिस्तान का एस्टैब्लिशमेंट भी उसको गाली दे रहा है और हिंदुस्तान के एस्टैब्लिशमेंट के हिस्से भी उस फिल्म को गाली दे रहे हैं, तो कह रहे थे उसको बैन कर दीजिए। अच्छा, उसको आपके यहाँ तो बैन करने की किसी ने अपील नहीं की थी, कम से कम रिलीज होने हमारे यहाँ तो फिल्में ही नहीं आती आपकी। चलिए, तो वो तो प्री बैंड है, समझ लिया, क्योंकि हिंदुस्तान की है, लेकिन वो बैंड है सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए, ऐसा नहीं कि लोग उसको देख नहीं रहे हैं, लोग देखने के तरीके निकाल लेते हैं। जी जी। लेकिन हमारे यहाँ तो उसको स्क्रीनिंग के पहले ही बैन करने की डिमांड चल रही थी। कौन लोग कर रहे थे? वो लोग वही कर रहे थे जो इंडियन एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा है, वही उसको बैन करने की बात कर रहे थे, बिना देखे हुए कि उस फिल्म ने अपना दुश्मन, इमेजिनरी दुश्मन किसको बनाया हुआ है। मगर जब रियासत सोचती है और एक सोच रखती है कि जी इस किस्म की सोच हो गई कि जी पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, कांग्रेस की एक अलग सोच थी, बीजेपी की एक अलग सोच है, हर सियासी जमात की अलग सोच होती है, तो जो लेखक है आपके यहाँ, जिस तरह मुसन्निफ को कहा जाता है, कितना उसके ऊपर प्रेशर होता है या डिमांड होती है कि आपने ऐसी फिल्म बनानी है जो उस वक्त की हुकूमत है, उसका नैरेटिव है, उसी को लेके चलना है? देखिए, कांग्रेस की अगर बात करें और बीजेपी की बात करें तो पाकिस्तान के साथ जो हमारे बड़े झगड़े और हमले हुए हैं वो सब कांग्रेस रिजीम में हुए। ये तो दुरुस्त है। 47 में किसकी सरकार थी? हाँ, बिल्कुल कांग्रेस की सरकार थी। हालांकि वो एक मिली जुली सरकार थी, उस कैबिनेट में हर तरह के आदमी शामिल थे, बिकॉज दैट वाज अ प्रोविजनरी गवर्नमेंट। और बस डिप्लोमेसी तो बीजेपी की उसके बाद में देखिए, अगर आप तो 65 की हमारी जो लड़ाई हुई किस सरकार में हुई? लाल बहादुर शास्त्री साहब थे। 71 की लड़ाई कब हुई? इंदिरा गांधी थी। तो सब जगह कांग्रेस थी। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने ये झगड़ा शुरू कराया, ये झगड़ा तो हमारा बहुत पुराना चल रहा है, ये तो हमारा हेरिटेज झगड़ा करना। तो उसके बाद में जो चीज़ें होती हैं, चाहे करगिल होता है, वो करगिल बीजेपी की सरकार में होता है, वाजपेयी साहब के ज़माने में होता है, लेकिन वो करगिल के बाद क्या करते हैं? बस डिप्लोमेसी शुरू करते हैं। हाँ। यानी जो किसी को माफ़ करना जाने, किसी को गुनहगार साबित करना बहुत आसान बात है, और गुनहगार कोई ना कोई होता है हर झगड़े में। शायद दोनों हाथ से ताली बजती है, एक ताली ज़रा ज़ोर से पड़ती है और नीचे वाली बेचारा बायां हाथ जो है उसको झेलता है, जब दायां हाथ उस पर मारता है तब। कभी कभी दोनों हाथ से बराबर भी बजती है ताली, जैसे कव्वाली में बजती है, लेकिन उसके बाद में उसको माफ़ करके आगे चलो। हाँ। इसीलिए वाजपेयी जी ने, अब ये हर हुकूमत को ये बात सीखनी होगी कि पुरानी चीज़ों को फॉरगेट, फॉरगिव एंड गो फॉरवर्ड। देखिए, एक ख्वाहिश है पाकिस्तान की तरफ से, पहले तो सियासतदानों की तरफ होती थी, तो फिर हमारी इस्टेब्लिशमेंट कहते थे कि नहीं तुम गद्दार हो, और जिसने भी हिंदुस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हों, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, तो उनको गद्दार का एक टाइटल दे दिया जाता था। अब हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी दोस्ती चाहती है, मगर एक इम्प्रेशन है कि वहाँ पे दोस्ती की वो ख्वाहिश नहीं जो कभी होती थी। देखिए, लोगों में बिल्कुल वो ख्वाहिश है, मैं ऐसा कहूँगा, लोगों में बिल्कुल ख्वाहिश है, लेकिन सियासतदान हमेशा अपनी तरह से सोचते हैं, अपने फ़ायदे के लिए सोचते हैं, अपने इलेक्शंस के लिए सोचते हैं, और उसके लिए जो मुफीद उनको लगता है उस वक्त वो करते हैं। लेकिन दोनों देशों के बीच में दोस्ती दोनों मुल्कों के लिए, दोनों मुल्क के अवाम के लिए, दोनों मुल्क के व्यापारियों के लिए, दोनों मुल्क के इंटेलेक्चुअल्स के लिए, राइटर्स के लिए बहुत मुफीद चीज़ है, क्योंकि कल्चर हमारा एक है। कभी कभी हिंदुस्तान में इतनी कल्चरल डाइवर्सिटी है कि हमको अपने दूसरे इलाकों का कल्चर समझ में थोड़ा वक्त लगता है, जबकि पाकिस्तान में और हम में कितना फ़र्क है। एक छोटा सा बॉर्डर है, 30 किलोमीटर इधर एक शहर है, 30 किलोमीटर उधर दूसरा शहर है, तो 30 किलोमीटर में ना उतना पानी बदलता है ना उतना बानी बदलती है। हमारे यहाँ कहते हैं ना, कहावत है कि कोस कोस पे पानी बदले और 2.5 कोस पे बानी। तो ये तो है ही है, एक 15 कोस दूर है, तो उसमें कितना पानी और कितना बानी बदलेगी, जबकि और इलाके हिंदुस्तान के इतनी दूर हैं। मैं आपकी बात समझ गई, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, मगर एक इम्प्रेशन हमेशा से रहा पाकिस्तान के अंदर कि आज़ादी इज़हार राय का हक़ जो है वो हिंदुस्तान में ज़्यादा होता है, पाकिस्तान में कम होता है। मगर अब ये बात उल्टी साबित हो रही है, जो हाल ही में जो भी हालात बने हिंदुस्तान के अंदर सभी जानते हैं। मगर जब आप लिखते हैं और आप एक फ़िल्म अपनी डेस्क पे बैठते हैं, लिखने बैठते हैं, तो जो माहौल होता है मुल्क का, वो कैसे आपके ऊपर हावी होता है या किसी तरह आपको इन्फ्लुएंस करता है कि जी मैं ये आज मैं 2006 में तो ये लिख सकता था मगर आज नहीं लिख सकता।
बात आपकी बिल्कुल सच है कि जो पॉलिटिकल माहौल होता है वो कल्चरल काम को किसी भी तरह, किसी भी ज़बान में हो रहा हो, किसी भी वो जॉनरा में हो रहा हो, चाहे थिएटर में हो रहा हो, चाहे लिखने में हो ना, वो आपके ऊपर प्रभाव डालता है, दोनों तरह से प्रभाव डालता है। कि एक तो ये कि यू हैव टू रेबल अगेंस्ट वट एवर एग्जिस्ट टुडे, वट एवर सोच, वट एवर फिक्र इज बीइंग इम्पोज्ड ऑन यू, जो आपके ऊपर लादी जा रही हैं, उनके खिलाफ आप रेबल भी करते हैं। और कभी कभी अगर आप सिर्फ उन्हीं लोगों में से है जो धारे के साथ बहते हैं, तो आप उस धारा के साथ बहने भी लगते हैं, क्योंकि उसमें आपको बड़े फायदे नजर आते हैं। तो आपने दोनों तरह के असर लोगों पे होते हैं और होंगे ही। इसीलिए फैज साहब का कहना था कि एवरी कल्चरल वर्क इज अ पॉलिटिकल वर्क। हर जो कल्चरल काम आप करते हैं वो एक तरह का पॉलिटिकल काम भी है, कि वो आपको किधर ले जा रहा है। मगर कई हुकूमतों के अंदर रेबल करने की जो कीमत अदा करनी पड़ती है वो बहुत भारी हो जाती है। तो इसको देखते हुए देखिए, हमारे हिंदुस्तान में एक बड़ी अच्छी कहावत है, बहुत अच्छी कहावत है, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में है, लेकिन सब लोग समझेंगे क्योंकि हिंदी उर्दू का डिफरेंस बहुत ही फॉल्स और फेक डिफरेंस है। हमारी एक ज़बान है हिंदुस्तानी, जिसको कहा जाता था, क्योंकि आफ्टर ऑल लाहौर भी उस हिंदुस्तान का हिस्सा था जिसमें कभी अकबर की बादशाहत चलती थी और ये कैपिटल हुआ करता था एक ज़माने में। अकबर ने 3-4 कैपिटल्स बदली, बड़ी मज़ेदार बात है। अकबर की कैपिटल दिल्ली में भी थी, अकबर की कैपिटल आगरे में भी थी, फतेहपुर सीकरी में थी, अकबर की कैपिटल यहाँ भी आके बनी, और फिर वो वापस गए आगरे। तो अकबर ने कई बार 4 बार अपनी ज़िंदगी में अपनी कैपिटल बदली। लेकिन एक कहावत जो है कि लीक समझते हैं ना आप, जो एक नाली बनी होती है, एक धारा बनी होती है जिधर बह रहे होते हैं सब लोग, उसको लीक कहते हैं। वो लकीर पे लीक शायर, लीक कायर चले, लीक पे ही चले कपूत, जो बुरा बेटा है आपका। लीक छोड़ तीनों चले, शायर, सिंह, सपूत। तो जो सपूत होता है आपका, जो अच्छा बच्चा होता है, ये नहीं कि मेरे वालिद साहब डॉक्टर थे तो मैं भी वालिद बनूंगा। आपकी वालिदा तो जर्नलिस्ट नहीं थी, आपको भी जर्नलिस्ट बनना चाहिए था। मेरी वालिदा तो डॉक्टर थी, तो मुझे भी डॉक्टर बनना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने अपनी लीक छोड़ दी। वैसे ही अच्छा शायर वही होता है जो लीक छोड़ के चले। इसके मतलब जो भी लीक चल रही है, समाजी लीक चल रही है, पॉलिटिकल लीक चल रही है, उसको जो छोड़ के चले वही अच्छा शायर होगा। क्योंकि आपके जो वालिद थे वो तो मार्क्सिस्ट थे। मेरे वालिद मार्क्सिस्ट थे, तो वहाँ से भी तो आपको इन्फ्लुएंस आया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस आया, क्योंकि वालिद साहब के पास वक्त नहीं होता था ज़्यादा हम बच्चों के साथ गुजारने के लिए, फैमिली के साथ गुजारने के लिए, क्योंकि बहुत अरसा तो जेल में रहते थे। जब जेल से छूट के आते तो ये कांग्रेस का ज़माना था बाय द वे, तो बहुत अरसा जब वो जेल से छूट के आते थे, तब बीइंग द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द यूपी CPM, हमारे यहाँ 52 ज़िले हुआ करते थे, तो 52 ज़िलों में जाना, फिर दिल्ली जाना, कलकत्ते जाना, त्रिपुरा जाना, त्रिवेंद्रम जाना, जहाँ भी ऑल इंडिया मीटिंग्स हो रही हो वहाँ जाना। तो सियासी सूझबूझ आपकी उधर से आई? सियासी सूझबूझ उधर से आई, और फिर खुद भी डेवलप करता है आदमी जवान होकर के, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ उसी पे चले। और हमारे वालिद ने कभी हमको बैठाल के नहीं समझाया कि देखो बेटा ये सही है, ये करो, ये करो, ये करो। ठीक। वो एक ज़िंदगी जीते थे। जो आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी 2 कैनवस बैग्स में गुजारता था, घर में उनकी कोई अलमारी नहीं थी, क्योंकि उनके 2 कपड़े होते थे, खादी के होते थे, जबकि खादी गांधी जी ने चलाई थी, और कम्युनिस्टों को गांधी जी से बहुत मोहब्बत नहीं थी एक ज़माने में। तो वो खादी के 2, एक ढीला पैजामा, एक ढीला कुर्ता, खादी का, खुद धोना उसको रोज़, और खुद धो के उसको प्रेस नहीं करना। क्यों आयरन, क्यों भाई आप आयरन क्यों नहीं करते अपने कपड़े? इसलिए आयरन नहीं करते हो बेटा कि आयरन करने से खादी के रोए जल जाते हैं और वो जल्दी कपड़ा फट जाता है। जो 2 साल चलने वाला वो 1 साल में फट जाता है। तो मैं क्यों बर्बाद करूं रिसोर्सेस को? ऐसी सोच जब आप देखते थे वालिद साहब की, तो उससे आप अपने आप सीखते थे। अतुल तिवारी से मिलिए, जो हिंदुस्तान के एक नामवर अदाकार, लिखारी, डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर हैं। उन्होंने हिंदी और तमिल दोनों फिल्म इंडस्ट्रीज में अपना हिस्सा डाला। उन्होंने बॉलीवुड की 2 मशहूर फिल्में पीके और 3 इडियट्स में अदाकारी की। अतुल तिवारी बड़े बड़े अदाकार जैसे अमिताभ बच्चन और आमिर खान के साथ भी स्क्रीन शेयर कर चुके हैं। कमिंग बैक टू बॉलीवुड, और आपकी बड़ी वाबस्तगी बड़ी देर से रही है, आप थिएटर भी करते रहे हैं, बॉलीवुड के अंदर आपने एक्टिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग भी की। जो बदलाव आया है बॉलीवुड के अंदर,
उसको आप कैसे देखते हैं? और क्या आप समझते हैं कि पठान ने वो मोल्ड तोड़ दिया है? पहले जो है लोग सिनेमा जा नहीं रहे थे, एक रुझान सा आ गया था कि जी सिनेमा जो है नहीं जाना, फिर नेटफ्लिक्स जो है आ गया, फिर कोरोना वायरस की वजह से लोग घर से नहीं निकल रहे थे, तो क्या पठान ने वो मोल्ड तोड़ दिया है, वापस लोग जाना शुरू हो गए हैं सिनेमा की तरफ? देखिए, एज दे से वन स्पैरो डजंट अ समर मेक। एक अगर गौरैया आ जाए तो ये मत समझ लीजिए कि अब तो गर्मियों का मौसम आ गया है। गर्मियों का मौसम तब आता है जब झुंड में गौरैया आने लगे। तो अभी तो ये एक चीज़ है, और फिल्में देखने का तरीका हमेशा बदलेगा, बिकॉज बदलाव ही एक ऐसी चीज़ है जो मुकम्मल है, जो हमेशा होती रहेगी। फिल्में देखने का तरीका, अगर आप थोड़ा सा फिल्म की हिस्ट्री पे गौर करें तो पहले लोग निकलोडियन में जाके अकेले अकेले फिल्म देखते थे, पैसा डाल के फिल्म देख लेते थे। बिल्कुल। उसके बाद में कुछ हॉलनुमा चीज़ें आने लगी कि एक तंबू लगाओ, कनात लगाओ, उसमें लोग फिल्में देख लेते। मगर सिनेमा की जो एग्जिस्टेंस है, क्या उसको खतरा है? सिनेमा की एग्जिस्टेंस को बिल्कुल खतरा नहीं है, लेकिन सिनेमा देखने के तरीके बदल जाएंगे। फिर हमारे पास एक चीज़ आ गई, हम वीडियो कैसेट पे देखने लगे अपने अपने घरों में। आप बताइए आपके यहाँ कितने, बल्कि हमें जो हिंदुस्तानी फिल्में कहीं नहीं मिलती थी वो कराची में मिल जाती थी। तो वीडियो कैसेट लेने हम लोग कराची आते थे, मतलब मैं नहीं पर्सनली आता था, लेकिन हिंदुस्तानी आते थे, कराची से जाती थी फिल्में हमारे यहाँ। फिर वो तरीका बदल गया, और फिर क्या हुआ कि नेटफ्लिक्स जैसी चीज़ आई ओवर द टॉप ऑफ इंटरनेट, जो कि हमारे घर में ही हमारा सिनेमा ले आए। तो फिर सिनेमा इज ऑन इट्स डिमाइस इन इंडिया? No, I not say cinema is on its demise. The ways of seeing might be, ways of seeing might be changing. उसको देखने का तरीका भले बदल रहा हो। मगर देखिए ना, दूसरी तरफ से वेब सीरीज भी आई, जी बिल्कुल, तो राइटर्स को मौके मिले जो और किस्म की स्क्रिप्ट लिखने के लिए। पहले होता था कि जी फॉर्मूला फिल्म, उसके अंदर एक डांस सीन होगा, फाइट सीन होगा, हीरोइन जो है अच्छी शक्ल की होनी चाहिए, और हो गया। तो अब जो है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम ओटीटी ने इतना एक नई, इसको ज़्यादा डेमोक्रेटाइज कर दिया है, क्योंकि इतना कंटेंट अब चाहिए हमको कि हर तरह का आदमी आज की तारीख में चीज़ें बना पा रहा है, दिखा पा रहा है, और वो लंबी कहानियाँ जो एक फिल्म में नहीं समेटी जा सकती थी वो भी आप देखते हैं उनको। तो इसी तरह से ये देखने का तरीका बदल गया है, वो जगह देखने की बदल गई। पहले जगह कहीं और हुआ करती थी, अब कहीं और है। अब प्रोफेशनलाइज भी बड़ा हो गया है। जो हम सुनते हैं कि जी बॉलीवुड बड़ा प्रोफेशनलाइज हो गया है हर चीज़ के लिए, जिससे हमें नहीं पता। यहाँ पे हम जब फिल्म्स बनाते हैं तो स्क्रिप्ट राइटर भी वही होता है, कई दफ़ा डायलॉग राइटर भी वही होता है। मगर आपके यहाँ हमने क्या देखा, और आपकी फिल्मोग्राफी पढ़ते हुए ये देखा कि कुछ सीन्स आप लिखते हैं, कुछ सीन्स कोई और लिखता है। तो हाउ डू यू कंपार्टमेंटलाइज? कुछ सीन्स नहीं, कभी कभी कोलैबोरेटिव राइटिंग होती है जिसमें 2 लोग 3 लोग शामिल होते हैं। जैसे सलीम जावेद का आपने नाम एक जोड़ी बहुत मशहूर, जैसे शमा जैदी के साथ मेरी जोड़ी काफी मशहूर है, हमने कई फिल्में लिखी हैं श्याम बेनेगल साहब के लिए जी। तो वो एक अलग बात है। डायलॉग राइटिंग की कहानी थोड़ी सी अलग है। अब देखिए, हिंदुस्तान में सिनेमा जो था सबसे पहले कोस्टल एरियाज में आया, क्योंकि जहाज़ों से इक्विपमेंट्स आते थे, और वो कोस्टल एरियाज ही बड़े व्यापार के, पैसे के, कैपिटल के सेंटर्स हुआ करते थे। सबसे पहले बम्बई पहुंचा, फिर मद्रास पहुंचा, फिर कलकत्ते पहुंचा। तो ये सब कोस्टल सेंटर्स पे सिनेमा था, यहीं सिनेमा बन रहा था। बाद में लाहौर आता है, लेकिन कभी सेंट्रल इंडिया में सिनेमा नहीं बना। मरकजी हिंदुस्तान था, उसमें सिनेमा नहीं बना। ये तब की बात है जब साइलेंट फिल्में बनती थी, जो कहीं भी देखी जाए, क्योंकि उसमें कभी कभी कुछ लिख के आ जाता था तो प्लेट्स आप बदल देते थे जबान के हिसाब से, कि बंगाल भेज रहे हैं तो बंगाली की प्लेट लगा दो इसमें, और हिंदी लैंड में भेज रहे हैं। मगर हमने सुना कि अब तो स्क्रिप्ट डॉक्टर्स भी होते हैं आपके। वो तो है, मैं उस पर आ रहा था कि मैं पहले मुन्नी से इस चीज़ का जवाब दे रहा था कि डायलॉग राइटिंग का सिलसिला अलग स्क्रीन प्ले राइट से कैसे शुरू हुआ। अब जब हिंदुस्तान में फिल्में बननी शुरू हुई, बोलती फिल्में 1931 से, तो फिल्म किसने बनाई थी? आदिलशर ईरानी ने। आदिलशर ईरानी क्या हिंदी बोलते थे, हिंदुस्तानी बोलते थे? नहीं, आदिलशर ईरानी या तो गुजराती बोलते थे या फारसी बोलते थे। आदिलशर ईरानी को तय करना था कि हिंदुस्तान की इतनी ज़बानों में से, जिसमें हिंदुस्तानी भी है, जिसमें उर्दू भी है, जिसमें ज़्यादा हिंदी वाले इलाके भी हैं, जिसमें राजस्थानी भी है, जिसमें कन्नड़ भी है, जिसमें तमिल भी है, जिसमें तेलुगु भी है, जिसमें तमाम ज़बानें हैं, मलयालम भी है, बंगाली भी है, किसमें बनाऊँ मैं? तो आदिलशर ईरानी बिल्कुल पक्के बिजनेसमैन थे, और उनको समझ में आया कि 40 करोड़ हिंदुस्तानियों में से, आई एम टॉकिंग अबाउट द कंबाइंड इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया, 40 करोड़ हिंदुस्तानियों में से 10 करोड़ हिंदुस्तानी, 25% लोग किसी न किसी तरह की हिंदुस्तानी ज़बान समझते हैं। हिंदी, इसको हिंदी कह लीजिए, हिंदी भी कह लीजिए, हिंदी उर्दू का कॉम्बिनेशन कह लीजिए, वो समझते हैं। तो उन्होंने अपनी पहली फिल्म जब आलम आरा बनाई, अब उनको था कि भाई इसमें डायलॉग कौन लिखेगा, और हिंदुस्तानी के डायलॉग कौन लिखेगा। अब नंबर खुला हम लोगों का, जो हिंदी उर्दू हिंदुस्तानी बोलते थे।
पहले लिखने वाले लोग उन्होंने यूपी से बुलाए। पहले लिखने वाले लोग यूपी से शामिल हुए। बनारस के एक साहब थे जो उसमें शामिल हुए डायलॉग लिखने के लिए। अब उनकी हीरोइन कौन होगी? कज्जन बाई या मिस कज्जन। कहाँ से आई थी? लखनऊ में पैदा हुई थी, क्योंकि फुग्गन बाई की वो की औलाद थी जो एक ज़माने की तवाइफ हुआ करती थी, लेकिन लखनऊ की थी वो। अपनी पहलौठी के लिए, अपने पहला बच्चा कज्जन को पैदा करने के लिए वहाँ गई थी। मास्टर निसार कहाँ के थे? मास्टर निसार बनारस के थे, जो बाद में दिल्ली और भोपाल में रहे और कलकत्ते चले गए, एक्टिंग करते थे क्योंकि उनको हिंदुस्तानी ज़बान आती थी। और तीसरा एक्टर कौन था? पृथ्वीराज कपूर। तो कहाँ से गया था? वो इस इलाके से गया था। तरजीह फिर हिंदुस्तानी तो हिंदुस्तानी ज़बान को देनी पड़ी। डायलॉग राइटर कहीं और से बुलाया गया, वो वाज नॉट अ स्क्रीन प्ले राइटर, बिकॉज उसको स्क्रीन प्ले लिखने की तमीज नहीं थी, लेकिन उसको डायलॉग लोकल लैंग्वेजेस में, जिस तरह साउथ की फिल्में बड़ी मशहूर होती हैं और उनको तो अब डब करके नेटफ्लिक्स पे भी, आपने कहा ना डेमोक्रेटाइजेशन हो गया है, वो लाजमी हुआ है डेमोक्रेटाइजेशन। मगर हर तरह की हमने ये भी देखा है कि नेशनलिज्म जो है वो वापस अपना रास्ता ढूंढ रहा है, चाहे वो साउथ की फिल्मों में कम, मगर हिंदी सिनेमा के अंदर देखिए वो जैसे जैसे तो एक शिकायत रहती है यहाँ पे खासतौर पे कश्मीरियों को कि जब भी हमें पोर्ट्रे किया जाता है तो हमें एज ए टेररिस्ट क्यों पोर्ट्रे किया जाता है। नहीं, उनकी शिकायत बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि कश्मीरी टेररिस्ट नहीं होते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि हर पॉपुलेशन में हमारे यहाँ कई तरह का टेररिज्म हमने फेस किया है। हमारे यहाँ सेंट्रल इंडिया में एक अलग किस्म का टेररिज्म रहा है, हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट में जहाँ से टेररिज्म की शुरुआत हुई थी वो अलग किस्म का टेररिज्म रहा है। तो क्या वो लोग कश्मीरी थे या वो लोग इस्लामिस्ट थे? नहीं। सेंट्रल इंडिया में जहाँ जहाँ टेररिज्म रहा है, चाहे वो आंध्र प्रदेश में रहा हो, चाहे वो बिहार के कुछ हिस्सों में रहा हो, चाहे वो उड़ीसा के कुछ हिस्सों में रहा हो, क्या वो लोग इस्लामिस्ट थे, मुसलमान थे, कश्मीरी थे? नहीं। तो टेररिज्म के अलग अलग रीजंस होते हैं जिनको हमको एड्रेस करना पड़ेगा। क्या होता है कि जो चीज़ एक ज़माने में फैशन में आ जाए उसको हम लेने लगते हैं। तो भी फैशन में इस समय हमारी इंसान दोस्ती के बजाय इंसान दुश्मनी आ गई है और पाकिस्तान से दुश्मनी हमारी उभर के आ गई है, तो हम उसको पोर्ट्रे करने लगे हैं। सिनेमा में उस रियलिटी को ही हमेशा पोर्ट्रे किया जाता है जो कि आमतौर से लोगों को, जैसे शुरू में देखिए आप 50s में हिंदुस्तान में कैसी फिल्में बनती हैं? मदर इंडिया बनती है। मदर इंडिया किस चीज़ की कहानी है? सिर्फ माँ बच्चों की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे एग्रेरियन इंडिया की कहानी है कि जहाँ एग्रेरियन इंडिया में क्या होता है कि अगर सब किसान मिल के खेती करते हैं, और वो सीन आपको याद होगा जब इधर से उधर हल चल रहे हैं, इतना बड़ा चक किसी का नहीं होता था। क्या आप इस तरह की फिल्म बना सकते हैं जहाँ पे कश्मीर को एक और लेंस के साथ देखा जाए? एक जो लोकल कश्मीरी है वो एक फिल्म ऐसी बना सकता है जहाँ पे जो कश्मीर में इस वक्त हो रहा है उसके ऊपर कि आज मुश्किल हो गया। आपने यहाँ नाम की एक फिल्म देखी है? नहीं। यहाँ नाम की एक फिल्म है, एक हिंदुस्तानी डायरेक्टर ने बनाई है, वो देखिएगा। आपको बिल्कुल कश्मीर एक ह्यूमनाइज तरह से आप उसमें देखते हैं, डेमोनाइज तरह से आप उसमें नहीं देखते हैं। ठीक। तो ये आई एम श्योर कि अब हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जरूर देखेंगे। सकते हैं का सवाल ये है, मुझे एक आधा लतीफ़ा है वो याद आ रहा है, क्योंकि आधा बड़ा सीरियस है लतीफ़ा। एक बार बर्टोल्ड ब्रेख्ट से किसी ने पूछा था, कैन वन बेटर शेक्सपियर? उनका जवाब था, इफ वन कैन देन वन कैन। अगर कोई बनाने वाला होगा जो कश्मीर को इस ह्यूमनाइज तरह से देख सकेगा, डिमोनाइज तरह से नहीं देख सकेगा, तो बिल्कुल बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा। लेकिन अक्सर क्या होता है कि एक धारे में लोग बहने लगते हैं। बहुत भारी कीमत तो नहीं अदा करनी पड़ेगी उसको? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो उसको ह्यूमनाइज तरह से बनाएगा तो क्यों वो भी एक कहानी है, वो भी देखी जानी है और उसको भी दिखाना है। लेकिन सवाल यह है कि कहानी इंटरेस्टिंग होनी पड़ेगी। अतुल तिवारी से मिलिए, जो हिंदुस्तान के एक नामवर अदाकार, लिखारी, डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर हैं। उन्होंने हिंदी और तमिल दोनों फिल्म इंडस्ट्रीज में अपना हिस्सा डाला। उन्होंने बॉलीवुड की 2 मशहूर फिल्में पीके और 3 इडियट्स में अदाकारी की। अतुल तिवारी बड़े बड़े अदाकार जैसे अमिताभ बच्चन और आमिर खान के साथ भी स्क्रीन शेयर कर चुके हैं। बाय पॉपुलर डिमांड लोग ये जानना चाहते हैं कि आपने आमिर खान साहब के साथ भी काम किया हुआ है और बहुत बड़े एक्टर्स, डायरेक्टर्स, शायम बेनेगाल के साथ तो आपने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। तो आपके जो अपने फेवरेट एक्टर हैं, लोग ये जानना चाहेंगे कैसा लगा आपको आमिर खान के साथ काम करते हुए? आमिर साहब बहुत ही शाइस्ता, बहुत ही उम्दा इंसान है।
और उनके साथ जो भी शूटिंग में, ख़ास करके पीके में मेरा ज़्यादा वक्त उनके साथ गुजरा, जो भी उनके साथ पीके में मेरा वक्त गुजरा, इतना अच्छा वक्त होता है वो सेट्स पे बैठ के। और बल्कि उन दिनों मैं एक बड़ी इम्पोर्टेंट सीरीज़ लिख रहा था जिसका नाम है संविधान, जो हिंदुस्तान का आईन कैसे बना 3 साल में। हिंदुस्तान का आईन बाय द वे जो 10 घंटे के ऊपर है, मतलब जी 10 घंटे की एक फिल्म है जो 1-1 घंटे के हाँ, एपिसोड में अवेलेबल है यूट्यूब पे। संविधान अगर आप लिखेंगे तो आ जाएगी फिल्म। और हिंदुस्तान का आईन बनाना बड़ा मुश्किल था और बड़ा कठिन काम था, क्योंकि उस ज़माने की पॉपुलेशन तकरीबन 33 करोड़ थी। 33 करोड़ लोगों के लिए एक हुक्म से कैसे चलेंगे वो, जिनकी ज़बानें अलग हैं, जिनके रिलीजन्स अलग हैं, जिनकी कास्ट अलग है, जिनकी कास्ट अलग है, जिनका खाना अलग है, पीना अलग है। हिंदुस्तान का आईन एक दुनिया के ऐसा शायद इकलौता आईन है जहाँ की आईन किसी गॉड, किसी भगवान, किसी अल्लाह के नाम से नहीं शुरू होता है। अमेरिकन आइन, वी द उसकी बुनियाद सेक्युलर है, वी द पीपल इन द नेम ऑफ गॉड। जब हिंदुस्तान में भी डिबेट हुई कि हमें अपने प्रियम्बल में लिखना चाहिए कि ईश्वर की कृपा से हमको ये मिला है, इस पर बहुत बहस हुई और लोगों ने कहा कि भाई ईश्वर कौन सा ईश्वर? तो लोगों ने कहा नहीं, हमको लिखना चाहिए भगवान। तो लोगों ने कहा, औरतों ने कहा कि देवी क्यों नहीं लिखना चाहिए? नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने कहा देवी क्यों नहीं लिखना चाहिए, सिर्फ देवता और भगवान क्यों लिखने चाहिए आपको? इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में वोट पड़े और वोट से भगवान अल्लाह ईश्वर को हरा दिया गया। और वो हमारे आइन में ये कहा गया कि आपका जो भी बिलीफ हो उसको आप मानने के लिए आज़ाद हैं। आपको सिर्फ एक जमात का, एक धर्म का, एक मज़हब का होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। और आप जब हम कसम भी खाते हैं तो वी कैन टेक एन ओथ, हम कसम खा सकते हैं अपने ईमान के ऊपर। अच्छा, नहीं ये बहुत बड़ी बात है। मगर कमिंग बैक टू बॉलीवुड, बिकॉज लोग जो हैं यहाँ पे, हमारे जितने भी कैमरामैन भी खड़े हुए हैं, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है कि जब हम नाम लेते हैं शाहीन बेनेगल साहब का, आमिर खान साहब का, तो वो जानना चाहते हैं, एक चाहत है, लोगों की ख्वाहिश है कि वो जाने कि उनके जो स्टार्स हैं या उनके, आपके जो जिन डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किया वो कैसे हैं। बहुत उम्दा है। ये मैं आपसे जिक्र कर रहा था जब मैं संविधान में चला गया कि आपको शायद ना पता हो कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम आप सबने सुना होगा। जाहिर है जी, सबने सुना। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब जो एक कांग्रेसमैन थे, आमिर खान उनके नवासे हैं। अच्छा, उन दिनों आमिर जब मेरे साथ सेट पे बैठते थे तो वो अपनी और फिल्मी बातें करने के बजाय वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में मुझसे जानना चाहते थे। अच्छा, आपने तो उनकी अक्कासी की है अपने सीरीज में, मुझे उसके बारे में बताइए, जिसका रोल टॉम वॉल्टर साहब ने किया था। अच्छा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की तकरीरें जो होती थी सुनने वाली होती थी। और मौलाना आज़ाद साहब, जब हिंदुस्तान में हुआ कि एक ज़बान को पूरे मुल्क की ज़बान होनी चाहिए, और ख़ास करके इसलिए होना चाहिए कि हमारे बहुत ही आदरणीय जिन्ना साहब ने, क्योंकि उर्दू को अपनी ज़बान कर दिया है, हालांकि पाकिस्तान में कोई उर्दू नहीं बोलता था उस ज़माने में। पंजाब वाले पंजाबी बोलते हैं, सिंध वाले सिंधी बोलते हैं, बलूची अपनी ज़बान बोलते हैं, ईस्ट पाकिस्तान के लोग बंगाली बोलते हैं, तो उर्दू कहाँ से आ गई? लेकिन क्योंकि उन्होंने उर्दू कर दी है तो हम हिंदी करेंगे। तो मौलाना अबुल कलाम साहब ने जो स्पीच दी थी वो ये थी कि ज़बानें नदियों की तरह होती हैं, ज़बानों को कोई बांध नहीं सकता किसी बांध से। ज़बानों पे अगर ताले लगाओगे तो कुफ्ल अपने आप खुल के गिर जाएंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली वक्त हमेशा जो होता है कम होता है। मगर आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि कौन सा ऐसा एक्टर है जो तेज़ है अपनी लाइनें याद करने में? ये सबसे एक मुश्किल काम होता है स्क्रिप्ट राइटर के लिए, और मैंने सुना है ये सबसे मुश्किल काम होता है एक्टर के लिए, और बड़े बड़े एक्टर्स जो हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है स्क्रिप्ट याद करना। जिन एक्टर्स के साथ मैंने काम किया है उसमें ऋतिक की दूसरी फिल्म थी जिसमें मैंने लिखी मिशन कश्मीर, उसमें मुझे उनके साथ बैठना पड़ता था, उनको थोड़ा सा सिखाना पड़ता था, थोड़ा सा बताना पड़ता था, हिंदी प्रोनाउंसिएशन, हिंदी स्कैनिंग ऑफ द डायलॉग, दूसरी चीज़ों में। जिन हीरोज़ के साथ मैंने काम किया उसमें अगर सबसे तेज़ मैंने किसी को लाइन याद करते देखा है तो वो हैं शत्रुघ्न सिन्हा साहब। अच्छा, वो एक बार स्कैन करेंगे, चलो टेक करते हैं, मतलब एक बार स्कैन कर लेगा और उस आदमी को फोटोग्राफिक मेमोरी सब कुछ याद हो जाएगा। अच्छा, इन सारे एक्टर्स में। अब मैं ये नहीं पूछूंगी कि सबसे कमजोर कौन है। अब सबसे कमजोर ये बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजकल के बहुत सारे बड़े मकबूल हीरो जो हैं वो बड़े कमजोर हैं, उनकी उस तरह की फोटोग्राफिक मेमोरी नहीं है।
और दूसरी बात ये भी है कि वो उर्दू का डायलॉग हो या हिंदी का डायलॉग हो, उसको अक्सर अंग्रेज़ी में लिखना पड़ता है, रोमन स्क्रिप्ट में लिखना पड़ता है। आजकल के बहुत से एक्टर्स जो हैं वो सामने टेलीविज़न स्क्रीन्स उनके सामने लगी रहती हैं बहुत, जिसमें उनके डायलॉग लिखे टेलीप्रॉम्प्टर्स लगे रहते हैं, जिसकी आदत आप लोगों ने डलवाई है दुनिया को। आप नहीं होते कि न्यूज़ वाले, तो टेलीप्रॉम्प्टर का इजाद ही नहीं मगर हमें तो हर लफ्ज जो है उसको वे करना होता है ना। लेकिन देखिए, बहुत से लोग जो थिएटर वाले एक्टर्स होते हैं, बहुत से लोग जो अपने काम को लेकर सीरियस होते हैं, जिनके लिए डायलॉग को इंटरनलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। नसरुद्दीन शाह साहब का कोई जवाब ही नहीं इस बारे में। नसरुद्दीन शाह साहब के पास अगर कुछ कभी काम कम हुआ अगर, तो वो बैठ के कहानियाँ ले लेते हैं लंबी लंबी, बहुत बड़ी बड़ी वो नज़में ले लेते हैं, गज़लें लेते हैं, उनको याद करके अपने आप से शीशे के सामने बनाए करते हैं कि ये जो हाफिज़ा जो है, ये हिफ्ज़ करने की जो कुव्वत जो है वो बनी रहे। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना तवील अपने टाइम भी निकाला हमारे लिए, और हमें इतना अच्छा आपने इंटरव्यू दिया। एंड वी विश यू वेरी वेरी प्लेजेंट स्टे, रेस्ट ऑफ द स्टे इन लाहौर। एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट है जो हिंदुस्तान में बिल्कुल एक रॉक स्टार का दर्जा रखती है। नहीं, थैंक यू वेरी मच। एक सर्टन टेलीविज़न चैनल के ज़रिए, तो मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है, ये शरफ मुझे हासिल हुआ कि आज आपने मुझे इंटरव्यू किया। नहीं, थैंक यू सो मच। बहुत सलाम आपको, लाहौर को, पाकिस्तान को। बहुत शुक्रिया।